अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौर के 6 लाख से ज़ायद कोरोना पेशेंट, एक खतरनाक हकीकत बनाम सरकार। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो वज़ारत सेहत के अंदर एक बहुत बड़ी जो समरी मूव की है, जो सेक्रेटरी हेल्थ ने मूव की है, कैप्टन उस्मान ने, उसके ऊपर है। उस समरी के मुताबिक पूरे लाहौर शहर में 6 लाख से ज़्यादा पेशेंट हैं कोरोना के, जबकि कंट्रोल एंड कमांड के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो फेडरल गवर्नमेंट ने सेटअप किया हुआ पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 70,000 से ज़ायद हैं। लेकिन जो ये अदाद-ओ-शुमार दे रहे हैं सेक्रेटरी हेल्थ ने दिए हैं, ये बड़े हैरानकुन हैं। और इन्हीं अदाद-ओ-शुमार के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर से ही बात करें और आपको बताएं और आप ऑब्ज़र्व भी करें कि आपके इर्द गिर्द, आपके रिश्तेदारों में, आपके अजीज़ों में, आपके मोहल्ले में कितने लोग बीमार हैं, जिनको डॉक्टर ये कह रहे हैं कि उनको कोरोना नहीं है, जिनको फ्लू है, जिनको बहुत शदीद या तेज़ बुखार है, और वो सिर्फ इसमें है कि उनको कोरोना नहीं है और उनका इलाज भी हो रहा है। लेकिन अगर उनके टेस्ट करवाए जाएं तो हालात मुख्तलिफ आ सकते हैं और ख़तरनाक हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और इस तमाम के अंदर हुकूमती रवैया जो सा है वो ये है कि भाई जागते रहना, हुकूमत ना रहना, तो सोने अपना ख्याल रखना, ताड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, जो रिपोर्ट आई है, जो समरी भेजी गई है वज़ीर आला पंजाब को, पंजाब हुकूमत के अपने एक सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से, उस पर बात कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान एसोसिएशन फैमिली फिजिशियन के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तारिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहब? अभी ये जो रिपोर्ट आई है ये कैसी लगी आपको? 6 लाख से ज़्यादा उन्होंने कहा सस्पेक्टेड पेशेंट हैं लाहौर में। मैं ये समझता हूँ ये भी बहुत कम उन्होंने बताया। अच्छा, हाँ, इससे कहीं ज़्यादा पेशेंट। अब आप अंदाज़ा करें कि हम तो फ्रंट लाइन पे बैठे हैं। आप फैमिली फिजिशियन हैं और अपना क्लिनिक भी करते हैं। बिल्कुल। तो आजकल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं। 90% कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं। तो क्या करते हैं और इतना हजूम है कि आप सोच नहीं सकते कि इस वक्त ये जब से इन्होंने ये ईद में लॉकडाउन खोला है ना, हाँ। और लोगों ने समझा कि सब कुछ खुल गया, हाँ। और आराम है, कोई एहतियात कर रहे हैं, कोई लोग एहतियात इसको समझ ही नहीं रहे, और अभी भी बेशुमार ये इसको समझ रहे हैं कि ये कोई साजिश है और ये कोई वबा नहीं है। हाँ। इसको कोई कोरोना नहीं है। तो मैं ये समझूंगा कि अभी हमारा रिसेंटली हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर हैं, उनका बेटा 4th ईयर का स्टूडेंट था मेडिकल का। जी बिल्कुल। ठीक है जी, वो उसकी डेथ हुई है और वो 2-3 दिनों के अंदर अब ये मैंने देखा डॉक्टर साहब कि 2-3 दिन के अंदर ही ये बिल्कुल खत्म कर देता है। अभी साहिवाल से मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया कि वहाँ के हमारे एक फिजिशियन है, वो अभी उनकी रिपोर्ट गई हुई है, रिपोर्ट का पता ही नहीं चला, उनका सांस ख़राब हुआ है, साथ ही डेथ हुई है, अभी रिपोर्ट भी नहीं आई, डेथ हो गई है। तो इस तरह से मेडिकल पर्सनल जब इस तरह से उनके साथ हो रही है तो ये खुदारा इसको मत समझें कि ये कोई साजिश है, ये बाकायदा एक डिज़ीज़ है। और दूसरी जो बड़ी लोगों में गलतफहमी थी कि ये जवान लोगों को कुछ नहीं कहता। हाँ। अब जितनी डेथ हुई है पाकिस्तान में ज़्यादातर यंग लोगों की हुई है। डॉक्टर साहब, ये लॉकडाउन खुल गया, मैंने देखा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आपने कहा कि लॉकडाउन ना खुला जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि मुझे गरीबों का एहसास है और गरीबों के एहसास की वजह से मैंने ये लॉकडाउन खोला है, और अमीर जो उनसे हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे। ये बात उनकी मौक़िफ़ ठीक है? देखें जी, बात ये है कि ये अपनी जगह पे ठीक है एक चीज़, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ है कि अगर आपने लॉकडाउन खोलना है तो फिर आपको SOPs के ऊपर अमल दरामद कराना पड़ेगा। कोई बंदा, अब पूरा ये लॉ बन जाना चाहिए कि कोई बंदा बगैर मास्क के बाहर नहीं निकलेगा। जैसे गाड़ी में सीट बेल्ट जो है लॉ है, तो इसी तरह हेलमेट पहनना लॉ है, तो इसी तरह ये भी उसी तरह लॉ बना दिया जाए और इसकी सख्त से सख्त सज़ा की जाए कि जो बंदा मास्क नहीं पहनेगा तो उसको इजाज़त नहीं होगी बाहर निकलने की। आप पेशेंट चेक कर रहे हैं अपने क्लिनिक में, आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं, मैंने तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि मेरे दोस्तों ने कहा कि जी मैं बीमार हूँ यार, बीमार हूँ, घर पे हूँ। मैंने कहा चेक करवाओ, तुम्हें कोरोना तो नहीं? उसने कहा नहीं मैंने टेस्ट नहीं करवाना, मुझे कोरोना नहीं है, लेकिन उसने डॉक्टर ने कहा कि मैं बीमार हूँ। इस तरह के बड़े केसेस हैं। ये जी मैं आपको सिम्टम बता देता हूँ। आजकल पेशेंट आ रहा है बुखार के साथ, हेडेक के साथ, जिस्म की तमाम दर्दें, उसके अलावा 1-2 निशानियाँ, मुंह का जायका ख़राब होना, स्मेल ना आना, और मुंह कड़वा हो जाना और खुश्क हो जाना, ये, और उसके बाद अपना कोई भी नज़ला, खांसी, बुखार, इसमें से कोई चीज़ भी हो, लेकिन दर्दें और मुंह का जायका, ये आलमोस्ट बेशुमार पेशेंट्स में
ये ये पाया जा रहा है। ये टाइफाइड में भी सेम नहीं होती है, टाइफाइड अच्छा, और मलेरिया में? वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन टाइफाइड में इतनी ज़्यादा जिस्म की दर्दें नहीं होंगी अच्छा जितनी इसमें होती हैं। ठीक है। इतना ज़्यादा वो लेथार्जिक नहीं हो जाएगा, वीक नहीं हो जाएगा जितना इसमें होता है। जी ठीक है। और दूसरी चीज़ है, उसमें हाई ग्रेड फीवर होता है। जी ठीक है। और वो स्टेप लैडर पैटर्न होता है कि यानी आज 102, 103, 104 इस तरह का, और वो बढ़ता रहता है। वो बढ़ता जाता है। इसमें बुखार कोई इतना ख़ास नहीं होता, 99 बुखार, 100 बुखार, और आप का जिस्म ऐसे टूट रहा होगा कि और लागर हो जाता है बंदा। तो इसलिए इसमें और उसमें ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसमें बुखार इतना तेज़, इसमें बुखार इतना तेज़ नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी ये सिम्टम्स तो आपने बता दिए और ये इसका भी बता दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लोग जो घर बैठे हुए हैं और ये समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उनको लग रहा है कि कुछ, और डॉक्टर भी उनको यही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है या तुम्हें ठीक हो जाओगे तुम, ये ऐसा है कि डॉक्टर कोई कह रहे हैं कि भाई ठीक है बुखार है ठीक हो जाओगे? देखिए कंफ्यूज कर रहे हैं हम उसको टाइफाइड को और इसको। देखिए इसमें असल में ये होता है कि इसे टेस्ट कराया जाए ना, तो कुछ लोगों में टाइफाइड टेस्ट बी पॉजिटिव आ जाता है। उसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये केस टाइफाइड का है, ठीक है ना। तो इसलिए अभी तक जितने केस आ रहे हैं उनको मैं ये कहूँगा कि उनको कोरोना की तरह डील करना चाहिए। जी ठीक है। अनटिल अनलेस के प्रूव हो जाए कि ये कोरोना नहीं है। अच्छा चलें, अब यहाँ से अब आगे बात चलती है, वो ये है कि आप ट्रीट कर रहे हैं किसी पेशेंट को। जी जी जी। मैंने सुना है कि इसमें ब्लड की क्लॉटिंग बनती है, ये क्लॉटिंग करता है। जी जी। और ये क्लॉटिंग जब करता है उसको आप पैनाडोल से या पैरासीटामोल से या डिस्पोरॉल से, जो भी पैरासीटामोल से इसे कवर कर सकते हैं। और ये अगर हम इसमें करें, फॉर एग्जांपल अगर बंदा घर में है, उसको ये तमाम सिम्टम्स आ रहे हैं, तो वो अपना फर्स्ट एड क्या करे? ये जो आपने बताया ना कि इसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें यह है कि उसमें सांस फूलना शुरू हो जाएगा। जी ठीक है। ठीक है, जब सांस फूलना शुरू हो जाए फिर पेशेंट को घर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो काम ख़राब हो जाता है। बिल्कुल, फिर काम ख़राब है उसमें। और उसमें जो हम एंटीकोएगुलेंट जो उसके इंजेक्शन है जो खून को पतला करने वाले, वो तब देते हैं। डी डाइमर एक टेस्ट है, वो कराते हैं। अगर उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि वो हॉस्पिटल दाखिल करके तो फिर करना चाहिए। होना क्या चाहिए असूली तौर पे, किन पेशेंट को घर रखना है, किन को हॉस्पिटल रखना है। जी। उसमें यह है कि अगर आपको बुखार है, अगर आपका जिस्म टूट रहा है, अगर आपका मुंह जायका ख़राब है, स्मेल नहीं आ रही और सांस नहीं फूल रहा, फिर से क्या मतलब वो हाइपर हो जाएगा? वो सांस ये है कि एक तो हमारे पास वो थोड़ा सा ही चलेगा ना, 2 कदम ही, हाँ, तो उसका सांस फूलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकेगा। ठीक है। अब उसके लिए एक आजकल हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर छोटा सा आला है, वो 2-2.5 हज़ार का आ जाता है। अगर घर में ही रख लें तब भी बहुत वो अच्छी चीज़ है। अगर उसमें सैचुरेशन आपकी 90 से नीचे आ गई है तो फिर आपके लिए ख़तरा है, आपको ऑक्सीजन लेनी चाहिए। आपकी जो 90 प्लस आपकी सैचुरेशन होनी चाहिए। तो बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जिनकी 80, 75 उस पे हैं और वो घर बैठे हुए हैं। ऐसे पेशेंट किसी वक्त भी सीरियस हो सकते हैं। तो लिहाजा उन्हें अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो लाजमी करनी चाहिए। 2-3 चीज़ें हैं कि शुरू में तो पैरासीटामोल से ही हो जाएगा आपका गुजारा, और उसके बाद अजिथ्रोमाइसिन एक दवाई है, उसके कुछ ट्रायल चल रहे हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे बाद जगहों पे उसका कोई फ़ायदा है, बाद जगहों पे उसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो लिहाजा ज़्यादा सिर्फ यही देखा जाए इसमें जो कट ऑफ वैल्यू है कि अगर तो आपका सांस नहीं फूल रहा तो फिर आप सेफ हैं, पैनाडोल से गुजारा फिर पैनाडोल से गुजारा कर सकते हैं। ठीक है। अगर बुखार तेज़ है और फिर आप अजिथ्रोमाइसिन साथ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका सांस फूलना शुरू हो जाए और आपसे चलना मुश्किल हो जाए और वो सांस तेज़ आपका 20, 30, 40 अगर आप सांस की ना देखें कि कितना पर मिनट आप सांस चल रहा है। अपने लंग्स का कोई पर्सनल जैसे टेस्ट होता है, आप कर सकते हैं ऐसे सांस रोक के 30 सेकंड? हाँ जी, जस्ट आप रोक लें, वो बंदा नहीं रोक सकेगा। 30 सेकंड सांस नहीं रोक सकेगा, उसको फौरी तौर पे सांस लेना पड़ जाएगा। जो नॉर्मल बंदा जो है वो 30 सेकंड 20 सेकंड तक रोक सकता है, लेकिन वो बंदा जिसकी शॉर्टेज है ऑक्सीजन की वो नहीं रोकता। ये एक जस्ट रफ सा टेस्ट है। जी ठीक है, ये कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं के लिए। और जिसको सांस फूल रहा है वो बैठा ही उसका पता चल जाएगा, उसका सांस तेज चल रहा होगा और वो खुद कहेगा, वो बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा वो खुद कहेगा कि मेरा सांस नहीं ठीक आ रहा।
तो जब ये सूरत हाल हो तो फिर कभी भी घर ना रखें ऐसे पेशेंट को अगर ऑक्सीजन पे शुरू में रहे, और इसका इलाज है ही ऑक्सीजन। डॉक्टर साहब, अभी एक बड़ी मुश्किल सी चीज़ हुई है, मैं वो बार बार सोच रहा हूँ, लोगों से बात करके मुझे एहसास हुआ है, लोग कहते हैं हमारा पेशेंट बिल्कुल ठीक था, वो ऐसे करके अंदर गया है, इन्होंने कोई टीका लाया उन्होंने जिसकी वजह तो मर गया। ये क्या रोला चल रहा है? ये हमें समझ से बाहर है हमारी ये कि वो अचानक उनका पेशेंट जो है वो अच्छा खासा पेशेंट डेड हो गया। बट साहब, मैं अभी आपको बताया कि हमारे एक डॉक्टर साहब उनका टेस्ट गया हुआ है। हाँ, ठीक है जी। ये बाज़ औक़ात इसमें पेशेंट ऐसे कोलैप्स करता है, ये तो मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को खुदा न खासा कोई ऐसा टीका लगा दे। ये मिथ ऐसी मशहूर हुई हैं कि जी वो पैसे मिलते हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो जी ये होता है वो होता है। कतन ऐसी कोई बात नहीं, और बड़ा पब्लिक को क्लियर करना चाहिए कि खुदारा ऐसी कोई बात नहीं होती, ना कहीं से कोई पैसे मिल रहे हैं, ना कोई ऐसी चीज़ है। हमारे वो जो वो उनका उस माँ का जो मेडिकल स्टूडेंट की डॉक्टर है, डॉक्टर ताहिर की जिनका बेटा, वो रो रो के बेचारी चीख के कह रही है कि खुदारा ऐसी मिथ्स जो है वो ना मशहूर करें, कोई टीका नहीं लगता। वो कह रही है मुझे दे दें पैसे, जितने मर्जी मुझसे ले ले, मेरा बेटा वापस कर दे। ठीक है ना। इसलिए कोई ऐसा कोई मेडिकल प्रोफेशन में आज तक नहीं हुआ कि किसी ने डॉक्टर ने किसी को जहर का टीका, चाहे उसका दुश्मन ही क्यों ना हो, ऐसा कोई बात नहीं है। सिर्फ ये है कि ये सडनली कोलैप्स कर जाते हैं, यानी कि हार्ट बीट बंद हो गई, बिल्कुल एकदम से उनका सांस बंद होता है। और आप इवन वेंटिलेटर पे भी डालो, वेंटिलेटर पे कोई इतने अच्छे रिजल्ट नहीं है। इसके सिर्फ शुरू में जहाँ ऑक्सीजन के अच्छे रिजल्ट हैं, जब ऑक्सीजन मिल रही है, अगर लंग्स डैमेज इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम लेट हो गए हैं पहुँचने में, तो फिर जो है फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें सर्वाइव। डॉक्टर साहब, इसका इलाज प्राइवेटली हो रहा है? प्राइवेटली चंद एक हॉस्पिटल में है, प्राइवेटली अभी सारी जगह पे ट्रायल हो रहे हैं। अब कुछ एंटीवायरल इंजेक्शन आ गए हैं जी, रेमडेसिविर जो जी रोश कंपनी के हैं, तो वो लगाए हैं, और उसमें कई पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा उसके अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। अल्लाह करे कि और ज़्यादा रिज़ल्ट बेहतर आ जाए, और उसमें कुछ पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर से बच गए हैं। जाते जाते आखिरी सवाल, मुझे किसी ने बताया, मैंने कहीं पढ़ा भी है, क्योंकि अब इस पर बहुत सारा मटीरियल पड़ा हुआ है कि सिर्फ, और ये इस पर प्रोग्राम भी हुआ कि सिर्फ लंग्स को अटैक नहीं करता, नहीं, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को, दिमाग को, दिल को, किडनी को, लिवर को। असल में जो पहले आपने बात की थी ना कि ये जो माइक्रो हमारी छोटी छोटी वेसल्स होती हैं ना, उसमें ये क्लॉटिंग कर देते हैं, और वो ब्लड वेसल किधर है? आपके गुर्दों में, दिमाग में, दिल में। मेरे पास एक पेशेंट यंग, आप जैसा यंग लड़का था, वो कोरोना का पेशेंट था, नेगेटिव होके मेयो हॉस्पिटल से आया है। तीसरे दिन उसको सांस फूलना शुरू हो गया दोबारा। मैं उसके एक्सरे कराए हैं, और उसका दिल इतना बढ़ चुका था, इसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं हम, कि वो उसका रिएक्शन ऐसा होता है कि उसका दिल फैल गया। इसी तरह गुर्दे फेल हो जाते हैं, इसी तरह दिमाग काम करना छोड़ जाता है। तो लिहाजा ये इसका यही नहीं है कि एक दफ़ा नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब है अब आप बिल्कुल क्लियर हैं। इसके आफ्टर इफेक्ट भी काफ़ी है, यानी कि उसके बाद भी आपको ये कुछ ना कुछ कर सकता है। तो लिहाजा अपना चेकअप ज़रूर, वेरी डेंजरस। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और मैं दुआ करता हूँ, और आप लोगों से भी गुजारिश है कि इसको बहुत सीरियसली लें। ये किसी किस्म की कोई मिथ नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, और अगर ये हो गया तो ये ख़तरनाक, अपने इसके नताइज हो सकते हैं, रिजल्ट्स खतरनाक हो सकते हैं, तो उससे बचें। अभी एक और बात बता दूँ, जहाँ छेड़ते हैं ना, अभी खसरा के हवाले से, मीजल्स के हवाले से पिटीशन दायर की थी ना, तो उस वक्त एडवांस में वो चीज़ें निकाली थी, टाइम आ गया दोबारा अगला भी। अगर अभी भी आपने ना इस तरह की समरी में खेलने के चक्कर में पड़ गए ना, तो बड़ा नुकसान होना काम का। एक तरफ मुल्क का माशी हालात ज़्यादा मुतासर है, दूसरी तरफ एक गुर्बत बढ़ेगी अगर हमने ये ज़्यादातर लॉकडाउन किया। हमने एक दफ़ा तो पैसे दे दिए उनको अभी भी और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं देने के, कि अपना निचले तबके को पैसा पहुँचे। लेकिन हुकूमत के पास इतने हमारे तो इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि हम बहुत गरीब हैं। मुझे सिर्फ हैरानगी इस बात पे होती है कि इतनी अच्छी कुर्सी पे, यानी कि वो कुर्सी कम से कम 1 लाख रुपए की है, जिस पे हमारे वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, और उनके मुशीर और उनके वज़ीर जो साथ साथ बैठे हुए हैं, लाखों रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, बाहर करोड़ों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और जिस इमारत के अंदर वो मौजूद हैं वो अरबों रुपया खर्चा है। उसका जो खर्चा आता है, जो उस इमारत को चलाने का खर्चा है, वो अरबों रुपया है। और उसके बाद इस तरह की बात करना, और वो तमाम का तमाम खर्चा
ये तमाम की तमाम आसाइशें जिस पे वो बैठे हुए हैं, जिसके बाहर वो गाड़ियों में फिर रहे हैं, ये गरीब लोगों के पैसों से ख़रीदी गई हैं। तो वज़ीर आज़म साहब, आप इतनी आसाइश ज़िंदगी जी के, इतनी तकल्लुफ़ इमारत में बैठ के, इतने पुरतकल्लुफ़ माहौल में बैठ के आप वहाँ ये कह रहे हैं कि हम गरीब हैं, तो ये बात कुछ जचती नहीं है। क्योंकि मेरा वज़ीर आज़म अगर नज़र, जैसे आप पहले नज़र आते थे ना फटे हुए कपड़ों में, आपके कपड़े, आपके वो खुद जो नौजवान हैं जो पाकिस्तानियों हैं, आपके पाकिस्तानी हैं, वो दिखाते होते थे कि ये यहाँ से फटी हुई है, खान साहब की शर्ट यहाँ से फटी हुई है, यहाँ से उनका वो कमीज़ जो सी उधड़ी हुई है उन्होंने पहनी हुई है। अब नहीं कोई दिखाता ऐसी चीज़। अब आपके कपड़े, आपकी सेहत, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, वो बताती है कि हालात बहुत अच्छे हैं और जो वज़ीर आज़म हैं वो खुशहाल हैं। लेकिन अवाम जो सी है वो पिस गई है। इस अवाम ने आपको वोट डाला था कि सरकार हमारे हालात बदलें, आपने अपने ही हालात बदल लिए हैं। आए चल के कानूनी माहिर से कंसल्ट करते हैं और पूछते हैं क्या कहते हैं वो इस गवर्नमेंट की रिट के बारे में। जी नाज़रीन, कोरोना वायरस के ऊपर एक समरी भेजी गई वज़ीर आला पंजाब को, सेक्रेटरी पंजाब जो सेक्रेटरी सेहत हैं उनकी तरफ से, और उस समरी के अंदर लिखा हुआ था कि लाहौर शहर के अंदर सस्पेक्टेड जो पेशेंट हैं वो 6 लाख से ज़्यादा हैं। और उसके बाद जब ये समरी भेजी गई और उसमें कहा गया कि लॉकडाउन को मज़ीद सख्त किया जाना चाहिए शहर के अंदर, लेकिन हमने फिर देखा कि जो नरमी है लॉकडाउन के अंदर फिर आ गई। लोग जो उनसे हैं वो बाज़ारों में उसी तरह नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये 6 लाख पेशेंट एक मुस्तनद इदारे की तरफ से जाना बड़ी अजीब सी बात थी। मैं एज़ सदीक साहब के पास मौजूद हूँ। सदीक साहब जो उनसे हैं वो लाहौर के शहरियों के जो हकूक़ हैं उसके लंबरदार भी हैं और पब्लिक लिटिगेशन में बड़ा नाम है इनका। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। सर ये एक समरी गई है, अब इस समरी की कानूनी हैसियत क्या है कि ये क्या बस ऐसे ही किसी को मुतल्ला किया गया कि 6 लाख पेशेंट हो सकते हैं? उनका जो सर्वे है उसके मुताबिक 6 लाख पेशेंट हैं शहर के अंदर। बड़ी तकलीफ की बात है और दुख का मकाम है। ये समरी की एक अपनी हैसियत है। काबीना आइन के तहत वज़ीर आज़म और काबीना, वज़ीर आला और उसके जो वज़ीर हैं, और रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत जो इंचार्ज है वो सेक्रेटरी होता है दलका महकमे का, हर डिपार्टमेंट, बिल्कुल ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर है। और उसी में लिखा हुआ है रूल्स ऑफ बिजनेस में कि उसने जो गवर्नमेंट के साथ कॉरस्पॉन्डेंस करनी है या पॉइंट ऑफ व्यू बतानी है ताकि आगे अप्रूवल मिल सके, इस हालात को सामने रखते हुए। आई हैव गॉन थ्रू दैट समरी। बात तो देखिए ना, मैं अभी ज़रा पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन सैम्पलिंग के हवाले से जो बातें की हैं और जो चीज़ें वो सामने लेकर आए हैं, साढ़े दिन रहना साढ़े दिन रहना, तो मैं बैठ के वो ये उसकी अक्कासी करता है यहाँ। हाँ। यहाँ देखिए, अगर देखा जाए तो ये तो एडमिशन है, इकरार है और ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, सिग्नेचर के साथ। अगर तो वो खाली समरी बनाकर कोई, मेरा ख्याल है, पर्चियाँ लगे ना, ये आज कमेटी निकलेगी, कमेटी शमेटी खेलने वाले साइन नहीं है ये। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के सिग्नेचर हर पेज बाकायदा जो है। और मैं उन ऑफिसर्स को जानता हूँ, इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट ऑफिसर, और वो कोशिश करते हैं हक़ाइक़ पे बात करें। अच्छा, वो इसलिए ज़रूरी है कि कल लायबिलिटी उन पे आ जाएगी। एग्जेक्टिव है ना, कल मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल, मिनिस्टर कहेगा मैं कैसे भाई, ये तो सारा महकमा चला रहा है, सेक्रेटरी उसने फ़ौरन कह दिया कि मेरे भाई मैंने क्या दिया। देखिए ना, अब बड़ी सिंपल सी बात है, सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है, आगाही देनी है मिनिस्टर को और काबीना को। और महकमा से तो आपको पता है अभी जंग पुरानी है हमारी, 15 साल हो गए हैं लड़ते हुए आए। अभी एक और बात बता दूँ, जहाँ छेड़ते हैं ना, अभी खसरा के हवाले से, मीज़ल्स के हवाले से पिटीशन दायर की थी ना, तो उस वक्त एडवांस में वो चीज़ें निकाली थी। टाइम आ गया दोबारा अगला भी, अगर अभी भी आपने ना इस तरह की समरी में खेलने के चक्कर में पड़ गए ना, तो बड़ा नुकसान होना काम का। आप एक शरारत मैं भी करता हूँ। शरारत ये है कि एक टेस्ट मियाँ नवाज शरीफ के हुए, उस पर खान साहब ने कहा मुझे एतबार नहीं है। अब एक टेस्ट इन्होंने ये कर दिए हैं, आपको इन पे एतबार है पंजाब हुकूमत के टेस्टों पे? देखिए, अभी तक मैं तो बड़ा नाउमीद और महकमा सेहत को ही, यानी इतने सवालिया निशान है यहाँ बैठकर, और हर एक ने देखा, और हम में से हर एक ने देखा है, कहाँ है नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हवाखोरी कर रहे हैं जिस तरह कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी तकलीफ है, यहाँ लगता है यहाँ कानून बराबर नहीं है। यहाँ आपको पता है रियासत माँ की जैसी होती है,
और यहाँ जा माँ का कॉन्सेप्ट खुदारा दे दें यार, खुदारा अपने ना नहीं तो यार उस्मान बुज़ार की जगह कोई लड़की ढूंढ ले भाई। आप मेरी बात समझ रही है कि नहीं, कि कम से कम एटलीस्ट आगे वो शायद हम उन्हीं को माँ समझना शुरू कर दें। आप जब पिछली बार हम इस तरह कोई लाकानूनियत देखते थे, आप आवाज़ उठाते थे, अभी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे आप इन महकमा, कम से कम महकमा सेहत के खिलाफ? देखिए मैं एक बात करूं भट्ट साहब, और वो क्या करें आप जब इशू उठाते हैं आटा और चीनी के हवाले से, इसी तरह से आपने जब हमारी गुफ्तगू हुई गालिबन मुझे याद बसों के ऊपर, यस, फिर मैं इसी के ऊपर गुफ्तगू कर, और वो आग लग गई, आपको पता है? मुझे पता था में आग लग गई, ये तो आपको पता है पंजाब की एक रवायती है, वो चाहे ये भी नहीं बदले, ये भी उसी रविश पे। देखिए वजह ये है कि वो माइंड सेट वही है, ब्यूरोक्रेसी नीचे वही है। मुझे जो बात कहना चाह रहा हूँ, मुझे याद है फरवरी में आपने कहा कि यहाँ मास्क नहीं मिल रहा। हाँ जी, आप बाकायदा को गालिबन सर्वे करके आए, देख के आए थे। मैंने पिटीशन दायर कर दी थी उस वक्त जस्टिस मामून रशीद शेख साहब के पास। हाँ। मास्क जैसे छापे डलवा के बरामद करवाए। सैनिटाइज़र ये देखें यहाँ तो मुश्किल से असल मिलता है, जाली सैनिटाइज़र यहाँ अवेलेबल। हाँ, ये डिटॉल वाला तो मिल ही नहीं रहा। देखें ना, और अंदाज़ा लगाएं आप परेशान हो जाए, इतना महंगा और ब्लैक में मिल रहा। और फिर आप कोई भी चीज़ लेने जाएँ, मिसाल के तौर पर आप कही आपने क्लोरोक्वीन का मसला चला, दवाइयों का क्या हाल हुआ, यहाँ रेट्रिक नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, और ना कोशिश की गई है कि ये चीज़ों को पॉजिटिवली। लेकिन कप्तान तो हमारा बड़ा ईमानदार है। मैं देखिए ना, मैं प्रॉब्लम यहाँ यही है, दिक्कत यही है, कप्तान बैठा है वफाक में। नहीं है तो ईमानदार है। हाँ, मैं बता रहा हूँ वो बैठा है वफाक में। यहाँ सूबे में इन्हीं लोगों ने कहा था ना, इमरान ने कह दिया था कि नवाज शरीफ की बड़ी तबीयत बीमार है, बहुत शदीद, आपको याद है उसने कहा था। और यहाँ पर वो यही लोग हैं। अब वो जब आप रखेंगे उस्मान बुज़दार, शराफत अपनी जगह है, गाड़ी अच्छी लेना अपनी जगह है, कई लोगों को शादियों का शौक है, वो क्या करें। एक आप अच्छा एक शरारती करते हुए जाते हैं, हनी ब्रिज याद है आपको? मैं तो बड़ी चीज़ है, तो हनी ब्रिज के पीछे अब अंडरपास भी बन रहा है। अब देखे ना वो अंडरपास, अब सवाल तो लोग उठा रहे हैं ना कि ये आज ही क्यों अंडरपास बन गया। वो अपना ना वो पता है आपको, फीता काटना है, बताना है कि मेरा निशानी छोड़नी है। वो पीछे थोड़ा सा ये जुरिस्डिक्शन है हनी की, ये अगली जुरिस्डिक्शन किसी और हनी की होगी, ठीक है ना। मैं कहता हूं ये कोई नाम रख देंगे इस ब्रिज। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यही होना है। और जो अगली ख़तरनाक बात है ना भट्ट साहब, है हस्पतालों में आपके यहाँ कितनी कैपेसिटी है। वही आके इंटरव्यू करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि जी अस्पताल भरने वाले हैं, यानी कि वो ऐसा है कि जिस बंदे को मैंने चौकीदारी पे रखा है वो मुझे आके कह रहा है कि ओए चोर आ रहा है, तू चुकन्ना रही, मेरे दिन रही। मैं तो वही तो कह रहा, देखें यहीं बैठ के ना, अब यहीं देखें, अब मैडम आके बड़ी उम्मीदें थी, मुझे बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी उम्मीदें थी क्योंकि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के साथ पुराना मेरा ताल्लुक चला आ रहा है उनके साथ, तो मुझे अंदाज़ा था कि शायद ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन बड़ी तकलीफ़ और दिक्कत इसलिए हुई है, बड़ा जुल्म किया आपने, आपकी माँ क्यों नहीं, ठीक है, आपने एक्सपो सेंटर पे यार करोड़ों रुपए लगा दिए, करोड़ों रुपए लगा दिए। अब अंदाज़ा लगाएं ट्रॉमा सेंटर जो बनाने हैं। मैडम ने कहा अच्छा चलो ये भी यहाँ से भी बात लें, उन्होंने कहा ये एक बात चल पड़ी है, ये मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, वो ये है कि मैडम उन्होंने कहा, हसन निसार ने कहा कि 98 करोड़ लगा। अब 98 करोड़ हसन निसार साहब ने कहा, इन्होंने कहा नहीं 98 करोड़ पूरी की लागत थी, जिसमें डॉक्टरों की फीसें थी, डॉक्टरों की तनख्वाहें थी, अमले की तनख्वाहें थी, यानी कि उस पूरे प्रोजेक्ट की लागत थी। जो वहाँ पर लगा है वो सिर्फ 2.5 करोड़ रुपये लगा, इससे ज़्यादा पैसे नहीं लगे। अच्छा, अब 2.5 करोड़ रुपये भी जब आप जहाँ जाके देखेंगे ना, तो आपको वहाँ की प्रोडक्ट से अंदाज़ा हो जाएगा कि 2.5 करोड़ में पड़ा कि नहीं पड़ा। और एक और आखिरी बात वो ये कि वहाँ पर जो लोग क्वारंटीन हुए हैं वो कहते हैं कि वहाँ जो लोग हमें अटेंड करते हैं वो मास्क और में पीपी किट में स्वीपर्स हैं, वो डॉक्टर्स वहाँ पर नहीं आते। अच्छा देखिए भट्ट साहब, मैं जब चाइना में जब शुरू में देखा, उन्होंने हॉस्पिटल 7 दिनों में 10 दिनों में स्टील केज खड़ा किया, आप अंदाज़ा लगाएं, आपके पास एक अच्छा मौका था। आप 2-3 हॉस्पिटल टेम्पररी नेचर के इनको बड़ी बनाने नहीं थे, लेकिन उसकी शक्ल बनाते। कोरोना में यस देखिए, कोरोना में याद रखिएगा, वी नीड टू हैव अ परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटलीस्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाइपिंग के ज़रिए आनी है, कि हर जगह उठाकर लेकर जाएंगे आप,
कोरोना में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ऑक्सीजन की, और वहाँ ऑक्सीजन को कोई चक्कर अब यहाँ अंदाज़ा लगाया ना, क्वारंटाइन क्या आपने कर दिया आपने हॉस्पिटल की, वो तो फिर घर ही क्वारंटाइन हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। ये भी हम लोगों ने शोर डाला कि अस्पतालों में नहीं है। अब जरा सोचिएगा कि अगर ये फिगर ठीक हो तो ये कहाँ ठहराना, आपने फिर ये कहाँ ठहराना है। प्राइवेट अस्पताल लिफ्ट नहीं करा रहे, अपना जो हेल्थ केयर कमीशन मानने के लिए तैयार नहीं है। और आपको कई जगह गिला था, लेकिन मैं वकालत करता था साकिब निसार साहब की कि अगर उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों पे हाथ डाला है ना, वो इसीलिए डाला है कि सिस्टम ठीक हो जाए। लेकिन नहीं, आंखें बंद हैं। आज खुदा ना खास्ता ये अस्पताल भर जाएं, कभी इनके पास सेकंड प्लान है? नहीं। देखना सेकंड प्लान में आपका प्राइवेट अस्पताल मौजूद है, कम से कम आप बैठ के वो कुछ करें। वज़ीर आज़म ने कह दिया कि भाई हमें गुजारा करना पड़ेगा। देखिए मैं बताऊँ आपको वहाँ तक, देखिए वो तो चले कौम अपनी जगह जो भुगत रही है। कौम ने एमरजेंसी हालात को, कौम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और देगी कुर्बानियाँ, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपको पता है रियासत माँ के जैसी होती है। मेरी माँ जो है ना, क्या मुझे सड़कों में फेंक देगी? मेरी माँ तो मेरे लिए अपनी जगह छोड़ के अपना बिस्तर पे छोड़ देगी। आप मैं अगर बचपन में पेशाब कर दिया तो वो लेटी रहेगी। जरा सोचें, ये है माँ का कॉन्सेप्ट। और यहाँ जा माँ का कॉन्सेप्ट खुदारा दे दें यार, खुदारा अपने ना नहीं तो यार उस्मान बुज़ार की जगह कोई लड़की ढूंढ ले भाई। आप मेरी बात समझ रही है कि नहीं? कि कम से कम एटलीस्ट आगे वो शायद हम उन्हीं को माँ समझना शुरू कर दें। ये तो जाके ना अंदाजा लगाएं, इस्लामाबाद में माएँ दी हुई है, आप अंदाजा लगाएं वहाँ ऐसा है जी अस्पताल अपने बाप के नाम पर, कभी वो अपने नाम पर। अच्छा अजहर साहब, एक और चीज़ बड़ी अजीबोगरीब है, आपने कहा रियासतों की माँ के जैसी, बिल्कुल रियासत माँ के जैसी होनी चाहिए। मैं आपको फिर दोबारा एक और पैक दे रहा हूँ, वो ये है कि अभी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक बड़े खूबसूरत लेविश सा, वो पंजाब हाउस का वो बड़ा खूबसूरत जगह है, और वहाँ पर जो जिस कुर्सी पे वो बैठे हुए हैं, वो कुर्सी मेरे ख्याल से लाख रुपए की होगी जिस कुर्सी पे बैठ के वो ये कह रहे हैं। और वो 8-9 कुर्सियों पे उनके वजीर मशीर बैठे हुए हैं जो लाखों रुपए में तनख्वाहें ले रहे हैं, लाखों रुपए की मरातें ले रहे हैं, बाहर लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ खड़ी हैं, और वो अवाम को ये कह रहे हैं, और वो अवाम के पैसों की गाड़ियाँ, अवाम के पैसों की कुर्सी है, उस पर बैठ के वो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, वो बात तो सच है, लेकिन है रसवाई की। अब देखिए ना, कई दफ़ा यहाँ आता है वो पीपल्स पार्टी देखें, नून लीग देखें, हमने सड़कें बना दी। वो भाई सरकार के पैसे से बना रहे हो तुम। बिल्कुल। तुम्हारा कौन सा जेब से पैसा लगा दिया है? बिल्कुल। कौन सा पैसा तुम लोगों ने लगा दिया और मजाक बनाते हो यहाँ बैठ के कि मैंने फीता काट दिया तो मैं इसका मालिक बन गया। ये जब तक ज़हनियत नहीं बदलनी, या तो करे ना, देखें आपके सामने मैं कई लोगों को जानता हूँ, मेरे मौकल भी हैं, क्लाइंट भी हैं मेरे, वो सारे तो वो दौलत कमाते हैं। आपने मौकल कानून वाले या दूसरे? दोनों वाले आप अंदाजा लगाएं। उन्होंने मुसाफिर खाने खोले, अस्पताल बनाए हैं। रब्बे पाक ने इन लोगों को इतनी दौलत दी मगर तौफीक नहीं दी। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी देना, हमें बताएं कि ये क्या है। और ये बताएं नहीं। दूसरा एक बात और है सब, वो आजकल आपको पता है इंक्वायरियाँ बड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल। इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, बड़ी डिटेल और बिल्कुल होनी चाहिए, और पॉसिबल हो सके। एक कॉम्पिटेंट इदारे ने, एक हेल्थ मिनिस्ट्री के कॉम्पिटेंट इदारे ने कहा है कि 6 लाख से ज़्यादा है सिर्फ लाहौर में, और लाहौर गढ़ बन गया है। देखें वो तो बात बड़ी सिंपल सी है, और हम कोशिश नहीं कर रहे। और ये ज़हन अभी देखें, जिस बंदे को याद रखिएगा, मैं पंजाबी में ना मेरे दादा एक बड़ी ज़बरदस्त गल कहते होंगे सी के, तो हमने ना बाहर जाना, कोई गरीब सा आदमी मिल जाना, हमने आके हाथ धोने और बैठ के कहने लगे पुत्र जिदों तक इस मिट्टी च नहीं बनेगा ना, उदों तक इन्हां लोगों ना उठे बैठे नहीं, तेनों किस तरह समझ आएगा लोगों के मसाले। एक आदमी, गरीब आदमी, वो ओपले मुझे याद है आज भी, गोबर से बैठ के थापियाँ जलाना। अब मैंने जब तक वो तकलीफ नहीं देखी होगी, मैं तो गैस पे बैठा हूँ, ओवन जलाया और जला के कर दिया, लेकिन मैंने वो जलाए हैं अपने हाथ से। जब मैं तकलीफ जानता हूँगा ना, मैं आऊँगा आगे VIP गाड़ियाँ बैठ जाऊँ, 50 गाड़ियाँ रखी हैं, बड़े बड़े घर ढूंढे हैं, मुझे उस गरीब के मसाइल ही का पता नहीं है।
ठीक है। जिस दिन ये हुक्मरान उस गरीब के मसाइल को समझेंगे ना, उसकी परेशानी को समझेंगे, उसकी दिक्कत को समझेंगे, वो समझेंगे कि मेरे बच्चों की तरह है। और याद रखिएगा, गॉड लव दोज हू लव देयर ह्यूमन बीइंग। हाकमियत अल्लाह रब ने खिदमत के लिए दी है, बेशक ज़ात के लिए नहीं दी। अगर ज़ात के लिए दी होती तो आकाए दो जहां हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाए 1000 दफ़ा आपकी ज़ात के ऊपर पेट पे पत्थर रखा, घर में जो कुछ दे दी। हज़रत उमर फारूक का मैं ज़माना वाक़या देख रहा था, वो घर की सारी दौलत लुटा दी, बोरियां रख के लेके जाते थे सारा कुछ। और ईद पे कपड़े नहीं थे यार। आपके पास आने का और आपसे ये बात करने का मकसद ये है कि कानून हमें हमारे, अब मेरा जो राइट, अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर, मेरा चीफ मिनिस्टर हज़फ कर रहा है, मेरा मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो है वो मेरे राइट को हज़फ कर रहा है, तो मेरा राइट का रखवाला कौन है? हु इज कस्टोडियन ऑफ माई राइट्स? देखिए, आईन पाकिस्तान में ना आर्टिकल 6 की सजा तो कहते हैं आईन तोड़ा है तुमने, फांसी पे लटका दो। उसी आइन में फंडामेंटल राइट्स है बुनियादी। ये मेरा बुनियादी हक है, ये मेरा आर्टिकल 9 है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 14 है क्वालिटी टू लाइफ, आर्टिकल 15, 16 राइट टू मूवमेंट। ये सारी चीज़ों को सामने रखते हो अब जो ये तोड़ रहा है, आइन तोड़ रहा है ना, आर्टिकल 6 देखे ना। मैं तो मेरा तो बस चले, मैं तो ऐसे लोगों को आर्टिकल 6 10 दफ़ा लगाऊं। जिस दिन आपने इन लोगों के ऊपर आर्टिकल 6 को इस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन सबको सामने रख के अगर आप सोचें, जिस दिन आपने इन लोगों का ये कर दिया ना, फिर वो जो फूलों की सेज जो कुर्सी है ना, ये आपको पता है। अब आप सोचो सही ना, जब मैं ऐसी कुर्सी पे मैं बैठूँ ना, आम सी कुर्सी पे, जब मैं ऐसी कुर्सी पे बैठूंगा, क्या बात है यार, क्या मज़ा है यार। बैठा हूँ मैं, ये बेल दबाई और मुलाजम आ गया, वो गाड़ी खोली और ड्राइवर आ गया। आप जरा सोचे सही रहा। दूसरी तरफ देखिए, दीन तो ये नहीं है, मदीना की रियासत ये नहीं। सर देखना, ये मैं देखें, आपने मेरे मुंह से बात छीन ली। मदीना की रियासत कह देने से मदीना की रियासत नहीं बनती है। आपने 4 लंगर खाने खोल ले, मुसाफिर खाने खोल, अच्छा है, मैं इसको नेगेटिव ठीक है, हाँ अच्छा है, लेकिन मदीना की रियासत में याद रखिएगा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद हो याद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा। लेकिन सोचे तो सही, गरीब आदमी को यहाँ ऐसे जरा मुझे न्यू अस्पताल में या और किसी अस्पताल में जरा चलें PGI में दाखिल तो करा के दिखा दो कोरोना का। और वो मेरा जैसा वकील हो ना बड़ा, टेलीफोन करूँगा, घर से लेने आएंगे मुझे बेहतरीन इलाज करा के देंगे। तो रियासत मदीना यही है। और ये अगर वाकई रियासत मदीना इमरान खान साहब, क्या करना है फिर इसका बताएं। देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी बात बता दूँ, इस पर तो सीरियस एक्शन लेना चाहिए। मैं इसमें डिमांड करता हूँ, जैसे इंक्वायरी, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी देना हमें बताएं कि ये क्या है। और ये बताएं नहीं, दूसरा एक बात और है बट सब, वो आजकल आपको पता है इंक्वायरियाँ बड़ी कर रहे हैं, बिल्कुल इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, बड़ी डिटेल और बिल्कुल होनी चाहिए, और पॉसिबल हो सके। एक कॉम्पिटेंट इदारे ने, एक हेल्थ मिनिस्ट्री के कॉम्पिटेंट इदारे ने कहा है कि 6 लाख से ज़्यादा है सिर्फ लाहौर में, और लाहौर गढ़ बन गया कोरोना। देखें वो तो बात बड़ी सिंपल सी है, और हम कोशिश नहीं कर रहे। ये देखें ना, ये अगर मिसाल के तौर पर ये समरी सामने और कल बंदे मर जाए ज़्यादा, तो कत्ल किसको कहते हैं? कभी कत्ल अमद की डेफिनेशन समझिए आपने। हर वो अमल, मिसाल के तौर पर आप मेरे पास खड़े हैं या गोली चला रहे हैं, आप यहाँ बैठ के जहर डाल दें, ये तो कत्ल अमद है। आप खुद ही कत्ल अमद की बात बता रहे हैं, लेकिन प्रिकॉशंस आपने की नहीं, आपने उसके लिए एफर्ट कोई की नहीं की। देखिए ना, सख्ती के अलावा एक बात और बड़ी ज़रूरी है भट्ट साहब, और वो क्या है, अवेयरनेस कितनी दी है आपने? कोई अवेयरनेस नहीं है ना। मैं शो डालता रहा, मैं टीवी पे कहता रहा, मैं अदालत में कहा, मैंने इश्तिहार देने का कहा, मैंने कहा लोगों को खाली सिर्फ इतना कहने से नहीं है, कम्युनिटी डेवलपमेंट में, कम्युनिटी में बैठकर बताएं लोगों को। यूट्यूब पे ही लगे रहे मेरे ख्याल से सारे बैठ और वही सारा ट्विटर पे शायद ट्विटर पे लगे रहे और वहीं पे करते रहे। अदर साहब, तो इसका कुछ कानूनी मुदावा हो सकेगा? देखिए, मैं बताऊं आपको, मैं आज आप ही के इस प्रोग्राम में मैं ऐलान करता हूं कि बाकायदा हम इस समरी को सामने रख के इस समरी की हकीकत की तह तक जाएंगे। हम बाकायदा लिखेंगे, पूछेंगे और डिटेल एक एक सामने कोशिश करेंगे।
लाने की। और जब वो लाएंगे तो हम लोगों को भी बताएंगे। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, मेरी ये कौम है, पता नहीं कितनी जिंदगी है, कितना वक्त है। आप ठीक कह रहे हैं। नाज़रीन, ये जो सिचुएशन है या आज की जो आपको दिखा रहे थे, डॉक्टर से भी आपकी बात करवाई और डॉक्टर साहब ने भी यही कहा, ये फैमिली फिजिशियन थे जो कह रहे थे, जो ये बात बता रहे थे कि ये लाहौर शहर के अंदर बीमारी बढ़ती जा रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, यानी कि बुखार चढ़ा है और वो बुखार जो सा है उसको नॉर्मल बुखार ना लिया जाए और वो नॉर्मल बुखार है भी नहीं। अगर किसी को बुखार है तो यकीन रखें कि कहीं ना कहीं वो लिंक करता है कोविड-19 के साथ। तो ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है और इस खतरनाक सिचुएशन को अलार्म जो सा है वो सेक्रेटरी हेल्थ ने बजा दिया था और उन्होंने कह दिया था 15 दिन पहले, 15 मई को, कि जनाब ये जो लाहौर शहर के अंदर तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा केसेस हैं जो लाहौर शहर की हर गली हर मोहल्ले में मौजूद हैं। तो उसके बावजूद अगर आप बैठ के ये कह दें कि भाई मेरे से ना रहना, अपना आप ही ख्याल रखना, बल्कि भी ख्याल रखना, ये तो कमाल ही है। अब इनके ऊपर क्या करना है क्या नहीं करना ये आपने सोचना है और ये जो आपके लिए कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ये भी आपने सोचना। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।